इतनी बिजी लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो आता है वो होता है स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर से हमारे जो फर्टिलाइजेशन रेट है स्पर्म का वो कम हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निधि शर्मा, इंटरफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से। आज हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टाइल कपल है उसमें करीब 45 से 50% इनफर्टिलिटी के रिस्पॉन्सिबल मेल भी होते हैं। इसमें हम इनमें कैसे पता लगाएंगे कि इनफर्टिलिटी कहाँ है और कैसे है। इसमें हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, जिसमें 3 क्राइटेरिया देखे जाते हैं जो WHO गाइडलाइन के अंडर आते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं, उनकी मोटिलिटी कितनी है यानी कि गति कितनी है, या फिर उनका बनावट कैसी है, मॉर्फोलॉजी कितनी है। टोटल स्पर्म काउंट नॉर्मली 15 मिलियन पर ml से के लोएस्ट रेंज बताई गई है। मॉर्फोलॉजी देखें तो लोएस्ट रेंज 4% है और मोटिलिटी कम से कम 32% होनी चाहिए। अगर टोटल स्पर्म काउंट लो है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर वो 5 मिलियन से कम है तो हम इसको सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। या फिर स्पर्म्स हैं ही नहीं, नील काउंट आ रहा है, इसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। मोटिलिटी हमारी गति हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि फॉलिकल रप्चर होता है और एक ट्यूब तक पहुंचता है, लेकिन स्पर्म को सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू ट्यूब्स तक जाना पड़ता है। तो अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए मोटिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर मोटिलिटी 32% से कम है तो इसको हम स्टेनोस्पर्मिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि लोएस्ट रेंज 4% है, अगर इससे कम है यानी कि बनावट स्पर्म की इससे कम है, अच्छी नहीं है, तो इसको टेरेटोजोस्पर्मिया कहते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है, लेकिन इसके कॉजेज़ क्या हैं। जैसे कि आजकल की जो सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लाइफस्टाइल, लोगों का लाइफस्टाइल। इतने बिजी लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो आता है वो होता है स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर से हमारे जो फर्टिलाइजेशन रेट है स्पर्म का वो कम हो जाता है। दूसरा है स्मोकिंग एंड टोबैको। जो लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं या टोबैको ज़्यादा लेते हैं, उस पर भी स्पर्म पे फ़र्क पड़ता है, उससे हमारी मोटिलिटी कम हो जाती है स्पर्म्स की। वेरिकोसील भी एक बहुत बड़ा कॉज है जो कि बहुत सारे पुरुषों में पाया जाता है। वेरिकोसील क्या होता है? जब ब्लड फ्लो वापस स्क्रॉटम की तरफ आता है तो उसको वेरिकोसील कहते हैं। इसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है और जो स्पर्म का DNA भी होता है वो फ्रेगमेंट हो जाता है। वेरिकोसील जो कॉमनली पाया जाता है उसको हमें ट्रीट कराना चाहिए। फिर या किसी को बचपन में मम्प्स हुआ हो, हाई ग्रेड फीवर आया हो, जिससे टेस्टिस में सूजन आने से स्पर्म कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। किसी को बचपन में कोई इंजरी या चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, टेस्टिस की तरफ से में कोई चोट आई हो खेलने के दौरान, तो उसमें टेस्टिस में फाइब्रोसिस हो जाता है और जिससे जो स्पर्म डक्ट लेके जाती है वो डक्ट ब्लॉक हो जाती है। अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी कि टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंड नहीं है, तो उसमें भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं जो लोग जिम जाते हैं, यानी कि जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, प्रोटीन जो पीते हैं उसके साथ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी ले लेते हैं। जो स्टेरॉइड एक हाइपोपिट्यूटरी एक्सिस पर एक्ट करता है और स्पर्म की काउंट डिक्रीज कर देता है। जो लोग हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लेकिन टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है, यानी कि 35 डिग्री रिक्वायरमेंट होती है टेस्टिस को टेम्परेचर के लिए। अगर जो लोग हाई टेम्परेचर में काम करते हैं या ज़्यादातर लैपटॉप का यूज़ लैब पे रख के काम करते हैं या सोना बाथ बहुत लंबा लेते हैं, देर तक सोना बाथ में बैठे रहते हैं, उनके भी काउंट कम हो जाते हैं।
या किसी को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, यानी कि स्पर्म्स जो है, सेमेन जो है वो यूरिन में आ रहा है। ये उन केसेस में होता है जिनकी ब्लैडर की मसल्स वीक हैं या बंद नहीं हो पा रही हैं, तो वो यूरिन में आ जाता है। इसका एक सबसे बड़ा साइन होता है कि अगर यूरिन क्लाउडी है तो इट मीन्स कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। तो हमें एक बार यूरिन का सैंपल भी दे के देखना चाहिए कहीं उसमें तो नहीं आ गया है। और भी एक बड़ा कारण है कि किसी को जेनेटिक है जन्म से ही, जैसे कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, उसमें भी पाया गया है कि स्पर्म्स नहीं होते हैं। एक है कारण जो है कि किसी को कोई सर्जरी हुई है टेस्टिस में, या फिर उसको कोई ऐसी चीज़ जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट लिया हो, कीमोथेरेपी ली हो, जिससे कि स्पर्म्स ख़त्म हो गए हैं। तो ये तो हो गई जो जनरल कॉजेज़ पाए जाते हैं। कुछ कॉजेज़ होते हैं जो कि सेक्सुअली डिसफंक्शन होता है, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इंटरकोर्स करते टाइम पेन, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। एक है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली नहीं होता पाता, मतलब कि स्पर्म ग्रो नहीं कर पाते, उसमें भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है। अब हमने मेन कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं तो कि ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले लाइफस्टाइल में हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको एक्सरसाइज को कम करना है। पानी 8 से 10 ग्लास पर डे पीना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड बंद करना चाहिए। होम कुक्ड फूड पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग वाइट और चिकन पे ज़्यादा जा सकते हैं। और विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। जिंक अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो कुछ फ्रूट्स में पाया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कुछ सीड्स में पाया जाता है। तो जिंक हमारा काउंट में बहुत इम्प्रूवमेंट लाता है। और कोएंजाइम क्यू भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर वेरिकोसील है तो एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाके उनकी सलाह ले सकते हैं, और अगर कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो सर्जरी करा सकते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो भी इसका ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीट करा सकते हैं। कुछ हम काउंट बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, जैसे कि क्लोमिफीन है, लेट्रोजोल है, और कुछ इंजेक्शंस है जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ता है, वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो हमसे आके मिल सकते हैं और हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है तो हम IVF इक्सी के साथ प्रेगनेंसी ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और ऐसा कोई कपल हो जिसको इस तरीके की कोई समस्या है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। मेरी और मेरी टीम उनकी ज़रूर मदद करेगी। धन्यवाद।